हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। अब विकास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे जो कि अल्बर्ट बंदूरा के बारे में है। अल्बर्ट बंदूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे अब सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है, के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि लोग दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं और व्यक्तिगत, व्यवहारिक और पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रिया करते हैं। देखिए, जो बच्चा होता है वह कैसे सीखता है? बच्चा दूसरों का अनुकरण करके ही सीखता है। तो जो बच्चा, क्या लिखा है इसमें, अवलोकन करके सीखता है, वह दूसरे लोगों का अवलोकन करके सीखता है। आप बच्चे को जैसा सिखाएंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। यदि आप उसे नेगेटिव चीजें सिखाएंगे तो वह नेगेटिव चीजों का अवलोकन करेगा, और यदि आप पॉजिटिव चीजें सिखाएंगे तो वह पॉजिटिव चीजों का अवलोकन करेगा। साथ इसमें व्यक्तिगत व्यवहार भी शामिल होता है। आपका व्यवहार कैसा है, आपका नैतिक व्यवहार है कि अनैतिक व्यवहार है, वह यह चीज देखकर सीखता है। साथ ही उसके पर्यावरण के आसपास कैसा माहौल है, कैसे रीति रिवाज हैं, और कैसा पर्यावरणीय आप उसको व्यवहार दे रहे हैं, इसके साथ ही वह अंतःक्रिया करता है। और देखिए, अल्बर्ट बंदूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, जैसे अल्बर्ट बंदूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। अल्बर्ट बंदूरा एक कैनेडियन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद की सीमाओं को महसूस किया है और प्रस्तावित किया है कि सीखना केवल प्रत्यक्ष अनुभव और सुदृढ़ीकरण के फलस्वरूप होता है। जैसे रीइंफोर्समेंट के माध्यम से ही नहीं होता, बल्कि दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके भी होता है। यानी बच्चा जो होता है या जो लोग दूसरे को व्यवहार का अनुकरण करके ही सीखते हैं। उनके सिद्धांत ने सीखने में संज्ञानात्मक यानी मानसिक प्रक्रियाओं को महत्व दिया है, प्रकाश डाला है, जिसके कारण उन्हें सिद्धांत को बाद में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में विस्तारित किया गया है। देखिए, जब आप बच्चे को सीखते हैं तो वह संज्ञान के द्वारा सीखते हैं, अपनी मानसिक क्रियाओं के द्वारा भी सीखते हैं। जितना अच्छा उनका मानसिक या संज्ञान होगा, वह चीजों को उतनी अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब देखिए, मुख्य अवधारणाएं क्या हैं? प्रत्यक्षात्मक अधिगम या अवलोकन अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग। बंदूरा का मानना था कि अधिकांश मानव अधिगम दूसरों के व्यवहार को देखकर होता है, जिसे मॉडलिंग या विकेरियस लर्निंग भी कहा जाता है। देखिए, जब बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो उसे मॉडलिंग कहा जाता है या विकेरियस लर्निंग भी कहा जाता है। यानी दूसरे किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, वह अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या खराब व्यवहार कर रहे हैं, या वह गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या वह अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे इन सभी चीजों को देखकर सीखते हैं। और देखिए, बच्चे केवल अपने माता पिता, शिक्षकों, साथी और मीडिया में देखे गए व्यवहारों का अवलोकन करके ही नए कौशल और ज्ञान और व्यवहार को सीखते हैं। देखिए, जो वर्तमान युग है वह क्या है? कंप्यूटर का युग है। अब घर घर मोबाइल हो गए हैं, तो मीडिया भी एक सीखने का माध्यम है, अनुकरण का माध्यम है। यदि बच्चे आपके मोबाइल में गलत चीजें देखते हैं तो उनका संज्ञान गलत होगा, उनका सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास क्या होगा? गलत तरीके से होगा। लेकिन यदि वह पढ़ाई लिखाई की चीजें देखते हैं, मोटिवेशनल चीजें देखते हैं, या फिर वह स्पोर्ट्स की चीजें देखते हैं कि लोग कितनी मेहनत करके स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, तो वह उसी फील्ड में अनुकरण करने लगते हैं। देखिए, इसमें एक प्रयोग भी किया गया था। प्रसिद्ध बीबो डॉल प्रयोग में बच्चों ने वयस्कों को बेबो डॉल के प्रति आक्रामक व्यवहार करते हुए देखा और बाद में स्वयं भी वह आक्रामक व्यवहार को दोहराया, भले ही उन्हें इसके लिए कोई प्रत्यक्ष साधारणीकरण न मिला हो, यानी रीइंफोर्समेंट नहीं मिला हो। देखिए, क्या हुआ था इस प्रयोग में? यह हुआ था कि बच्चों को एक बेबी डॉल का वीडियो दिखाया गया था, जिसमें बेबी डॉल
को आक्रामक यानी मारपीट करके दिखाया गया था। जब बच्चों को उस डॉल के पास ले जाया गया तो बच्चे भी इस डॉल के साथ मारपीट करने लगे। लेकिन दूसरे वीडियो में जब बेबी डॉल की केयर की गई, उसे प्यार किया गया, उसका वीडियो बच्चों को दिखाया गया, तो बच्चे भी उस डॉल से प्यार करने लगे और उसके प्रति केयर करने लगे। तो बच्चों को जो सिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है, बच्चे उसी को देखकर सीखते हैं और अनुकरण करते हैं। अब देखिए, अवलोकन अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंधुरा ने 4 मुख्य चरणों का वर्णन किया है जो अवलोकन अधिगम में शामिल है। पहला है ध्यान यानी अटेंशन। दूसरा है सीखने के लिए व्यक्ति को मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देना होता है, यानी बच्चे जब आपसे कुछ सीखते हैं तो वह आपके व्यवहार पर अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे बात करते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, वह सभी चीजें आपका ध्यान देते हैं यानी अटेंशन देते हैं। मॉडल की विशेषताएं जैसे आकर्षण, समानता और अवलोकनकर्ता की अपनी विशेषताएं जैसे रुचि, उत्तेजना का स्तर ध्यान को प्रभावित करता है। यदि आप बच्चे के सामने क्रोध दिखाते हैं यानी गुस्सा दिखाते हैं और आपके वैसे एक्सप्रेशन रहते हैं तो बच्चा उसको ध्यान से देखता है। लेकिन जब आप बच्चे के प्रति प्रेम दिखाते हैं और आपके चेहरे का जैसा एक्सप्रेशन होता है प्रेम वाला, तो बच्चे उस प्रेम को देखकर भी सीखते हैं किसी के प्रति। और देखिए, प्रतिधारण यानी रिटेंशन। अवलोकन के लिए व्यवहार को याद रखना आवश्यक है। जैसे आप व्यवहार बार बार बच्चों के सामने दोहराते हैं, बच्चे वैसे व्यवहार को याद रखना शुरू कर देते हैं। इसमें जानकारी को मानसिक रूप से कोड करना और उसे स्मृति में संग्रहित करना शामिल है, जैसे कल्पना के माध्यम से या मौखिक विवरण के माध्यम से। देखिए, जब आप बच्चे के सामने किसी मौखिक तरीके से अभिव्यक्ति करते हैं तो बच्चे उस मौखिक अभिव्यक्ति को अपने दिमाग में क्या करते हैं, प्रतिधारण करते हैं यानी स्टोर करते हैं। लेकिन बच्चे एक उम्र के बाद ही कल्पना जैसे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। 2 साल का बच्चा कल्पना जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा, लेकिन वह बच्चे को प्रेम करे, वह डॉल को प्रेम करेगा, डॉल को खाना खिलाएगा। यदि बच्चा किसी टेबल से गिर जाता है और जब आप टेबल को ऐसे मारते हैं तो उसमें जीभ बातता का गुण भी उसके अंदर आता है। जब वह टेबल को आप मारते हैं तो उसे लगता है कि टेबल जिंदा है, और जब आपने टेबल को मारा तो वह टेबल को चोट लगी। ऐसी चीजें बच्चे सीखते हैं। अब है पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन या मोटर रिप्रोडक्शन। व्यक्ति को अवलोकन किए गए व्यवहार को स्वयं करने में शारीरिक और संज्ञानात्मक रूप से सक्षम होना चाहिए। देखिए, यदि बच्चा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बच्चे शारीरिक और संज्ञानात्मक रूप से सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक विकास अच्छा है, तो बच्चे किसी के व्यवहार को शारीरिक तौर पर और संज्ञानात्मक रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाएंगे। इसमें अभ्यास और प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यवहार को परिष्कृत करना शामिल होता है। परिष्कृत करना नहीं, बेहतर करना शामिल होता है, यानी आप उसके व्यवहार को बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, अब है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। यदि व्यक्ति को लगता है कि अवलोकन किए गए व्यवहार को दोहराने से वांछित परिणाम मिलेंगे तो वह उस व्यवहार को करने के लिए प्रेरित होता है। देखिए, किसी व्यक्ति के व्यवहार को कब दोहराया जाएगा, जब उसे पॉजिटिव चीजें मिल रही हो। जैसे यदि आप बच्चे को गिफ्ट देंगे या उसे किसी प्रकार की चॉकलेट देंगे, टॉफी देंगे या कुरकुरे देंगे और आप कहेंगे इस व्यवहार को आप दोहराइए जो कि अच्छा व्यवहार है, तो वह उस व्यवहार को दोहराएगा। लेकिन यदि आप वह गलत व्यवहार को दोहराता है और आप उसे डांट देते हैं या मार देते हैं तो वह उस व्यवहार को नहीं दोहराएगा। यह बात आप याद रखिएगा। प्रेरणा प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण यानी सुदृढ़ीकरण, जब उसे इनाम मिलता है तो वे के लिए सुदृढ़ीकरण वह मॉडल को इनाम पाते देखता है और आत्म सुदृढ़ीकरण यानी व्यक्तिगत संतुष्टि आ जाती। देखिए, व्यक्ति जब व्यवहार को दोहराता है, जब उसे कुछ चीज मिलती है, यदि उसे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो वह व्यवहार को दोहराएगा, लेकिन उसे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो वह व्यवहार को नहीं दोहराएगा। यह बात आप याद रखिएगा। अब है पारस्परिक नियतिवाद, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। बंधुरा ने प्रस्तावित किया कि सीखने में व्यक्ति संज्ञानात्मक क्षमताएं, विश्वास, व्यवहार यानी कार्य और प्रतिक्रियाएं और पर्यावरण, सामाजिक प्रभाव और प्रोत्साहन के बीच एक त्रिकोणीय परस्पर क्रिया करता है। यानी बच्चा
या इंसान अपनी क्षमताएं जो होती हैं, जो उसके अंदर विश्वास होता है और उसका जो व्यवहार होता है और जो सामाजिक प्रभाव या प्रोत्साहन उसे मिलता है किसी के द्वारा, इन तीनों के बीच क्या होता है, आपस में अंतःक्रिया होती हैं। तीनों एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं, यह बात आप याद रखिए। यानी पर्यावरण, बच्चे का व्यवहार, साथ ही उसकी क्षमता, ये तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, एक बच्चा व्यक्ति जिसे लगता है कि वह पढ़ने में अच्छा है, व्यक्तिगत विश्वास, तो वह और अधिक किताबें पढ़ेगा, यानी यह उसका व्यवहार कहलाएगा और उसे अपने माता-पिता और शिक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी, यानी पर्यावरण। तो व्यक्तिगत विश्वास क्या है? यह उसका व्यक्तिगत विश्वास है, यह एक पहला एक क्या हुआ, की पॉइंट हुआ। फिर वह अधिक किताबें पढ़ेगा तो यह उसका क्या हुआ, व्यवहार हुआ, यानी यह दूसरा पॉइंट हुआ। और पर्यावरण इसका यह तीसरा पॉइंट हुआ और यह तीनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, जिससे उसका विश्वास और पढ़ने का व्यवहार और मजबूत होगा। इससे उसको क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा और वह और अच्छे से कार्य करेगा। अब है आत्म प्रभावकारिता, यानी सेल्फ इफिशियंसी। यह बंदूरा के सिद्धांत का एक केंद्रीय तत्व है। आत्म प्रभावकारिता किसी व्यक्ति का यह विश्वास है कि वह किसी विशिष्ट कार्य या स्थिति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्षमता रखता है। जैसे आप किसी बच्चे को कोई कार्य देते हैं और उस बच्चे के अंदर विश्वास है कि वह यह कार्य बहुत आसानी से कर लेगा, बड़ी सुगमता से कर लेगा, या आप उसे कोई समस्या देते हैं और वह समस्या का समाधान कर लेता है, उसे विश्वास है कि मैं समस्या का समाधान आसानी से कर लूंगा। यही आत्म प्रभावकारिता यानी सेल्फ इफिशियंसी कहलाती है। और देखिए, उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले लोग चुनौतियों का सामना करने, प्रयास करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक लगे रहते हैं। यानी जिसमें उच्च सेल्फ इफिशियंसी यानी आत्मविश्वास होता है, वह चुनौतियों का सामना करते हैं, उन चुनौतियों को हल करने का प्रयास करते हैं, साथ ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी वह अधिक मेहनत करते हैं। आत्म प्रभावकारिता के 4 मुख्य स्रोत हैं। अब देखिए क्या मुख्य स्रोत हैं। पहला है मास्टर अनुभव, जिसे मास्टरी एक्सपीरियंस कहते हैं, यानी सफल अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यदि उसे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव उसको अनुभव होंगे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। विकेरियस अनुभव यानी दूसरों को सफल होते हुए देखना, जो अपने समान हो उनकी क्षमता में विश्वास दिलाते हैं। जब वह देखते हैं कि विराट कोहली सफल हुआ और भी जो क्रिकेटर है वह सफल हुआ, या कोई फुटबॉल है रोनाल्डो वह सफल हुआ, या कोई टीचर है जो सफल हुए उनकी जॉब लगी, तो उसका पॉजिटिव फीडबैक उनको मिलेगा, जिसे यह विकेरियस अनुभव के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है। अब है सामाजिक अनुनय यानी सोशल परसेशन, दूसरों द्वारा प्रोत्साहित किए जाना। यानी आप बच्चे को जब प्रोत्साहित करते हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप समस्या को आसानी से सॉल्व कर रहे हो, तो उसे क्या मिलता है, उसे प्रोत्साहन मिलता है। अब है भावनात्मक और शारीरिक अवस्थाएं, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेज, शारीरिक और भावनात्मक संकेत जैसे तनाव प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। देखिए, यदि बच्चे में एंजाइटी या डिप्रेशन है या तनाव है, तो वह उसके कार्य को प्रभावित करेगा और वह कार्य उतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। अब देखिए शैक्षिक निहितार्थ क्या है। देखिए, शैक्षिक निहितार्थ यानी एजुकेशन इम्प्लीकेशन, बंदूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निहितार्थ दिए यानी इम्प्लीकेशन किए। मॉडलिंग का महत्व, शिक्षक और माता पिता अच्छे रोल मॉडल होने चाहिए, क्योंकि बच्चे उनके व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं। यानी माता पिता का जैसा व्यवहार होगा, बच्चों का व्यवहार भी वैसा होगा। यदि उनका सकारात्मक व्यवहार होगा तो उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे सहयोग, कड़ी मेहनत, दृढ़ता को मॉडल किया जाना चाहिए। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी उनके ऊपर पड़ता है, यह बात आप याद रखिएगा। अब देखिए अवलोकन अधिगम को बढ़ावा देना, छात्रों को एक दूसरे के सफल व्यवहारों का अवलोकन करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जैसे सहकर्मी प्रदर्शन और समूह कार्य। देखिए, यदि बच्चे समूह में कार्य करते हैं और यदि समूह में सभी अच्छा कार्य करते हैं तो दूसरे बच्चे भी अच्छा कार्य करने लगते हैं। लेकिन यदि समूह में बहुत सारे लोग खराब कार्य कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट भी बच्चे पे पड़ता है और वह खराब कार्य करने लगते हैं या कार्य करते ही नहीं है। तो यह बात आप याद रखिएगा कि प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। अब देखिए, आत्म प्रभावकारिता को बढ़ावा देना कैसा,
छात्रों को सफल होने के अवसर प्रदान करें। देखिए, छात्रों को आप पॉजिटिव फीडबैक दें, उन्हें पॉजिटिव चीज़ें बताएँ, उनकी उनकी थिंकिंग को पॉजिटिव करें, जिससे छात्र क्या होंगे, सफल होंगे, ठीक है? अब देखिए, समान क्षमता वाले अन्य छात्रों की सफलता के उदाहरण दिखाइए, विकेरियस अनुभव। जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सफल हुआ अपने जीवन में, चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो या फिर बैडमिंटन में उसने अच्छा किया हो या किसी दौड़ प्रतियोगिता में या किसी ने जॉब पाई हो। जब आप बच्चे के सामने उसके बारे में बताएँगे तो उसके अंदर क्या होगा, अच्छे अनुभव आएँगे। सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन देना, बच्चों को सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, सकारात्मक चीज़ें बतानी चाहिए और उनको पॉजिटिव रखना चाहिए। जैसे कि सामाजिक अनुनय यानी सामाजिक जो अनुभव उनको प्राप्त होने चाहिए वह पॉजिटिव प्राप्त होने चाहिए। देखिए, तनाव कम करने और सीखने के लिए अनुकूलन माहौल बनाने में मदद करना चाहिए। यदि घर का माहौल पॉजिटिव है, घर का माहौल अच्छा है, घर का माहौल कम तनाव युक्त है और बच्चों को अच्छी सुविधाएँ मिल रही हैं, तो बच्चे जीवन में अच्छा करेंगे। लेकिन इसका उल्टा भी ऐसा है कि यदि बच्चों को आप गलत बोल रहे हैं, साथ ही आप उनको पॉजिटिव चीज़ें नहीं बता रहे हैं, साथ ही आप उनका खान-पान अच्छा नहीं कर रहे हैं, साथ ही आप उनको सुविधाएँ नहीं दे रही हैं या उनको कोई बीमारी है, तो यह उनके अंदर क्या करेगा, तनाव पैदा करेगा। अब देखिए, विकेरियस सुदृढ़ीकरण, कक्षा में एक छात्र को पुरस्कृत होते देखने से दूसरे छात्र को भी उसी व्यवहार को दोहराने की प्रेरणा मिल सकती है। देखिए, यदि किसी बच्चे ने अच्छी उन्नति की, क्लास में अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसका प्रभाव दूसरे छात्रों पर भी पड़ता है कि मुझे भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा, जिससे मुझे यह पुरस्कार मिल सके या मेरी वाहवाही हो सके। संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं पर जोर देना, यह सिद्धांत केवल बाहरी व्यवहार पर नहीं, बल्कि सीखने के आंतरिक व मानसिक प्रक्रियाओं, ध्यान, स्मृति, सोच के महत्व को भी स्वीकार करता है जो व्यवहार से परे है। देखिए, बच्चे की स्मृति का बहुत प्रभाव पड़ता है, बच्चे की अच्छी सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है और बच्चे के अटेंशन यानी ध्यान का प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। यदि इन तीनों चीज़ों की कमी है, तो छात्र ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन छात्र में यदि यह सभी चीज़ें हैं, तो छात्र अपने जीवन में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन, छात्रों को अपने स्वयं से सीखने के लक्ष्यों को निर्धारित करने, अपनी प्रगति की निगरानी करने और अपने स्वयं के व्यवहार को विनियमित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी बच्चे को आप बताएँ कि आप अपने व्यवहार को सुधारिए, आप यह चीज़ें करिए जिससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही उनकी प्रगति की निगरानी भी रखना ज़रूरी है कि बच्चे किनके साथ खेलते हैं, बच्चे कुछ गलत तो नहीं सीख रहे हैं। बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए और उनकी और अपने स्वयं के व्यवहार को विनियमित करना भी चाहिए। विनियमित यानी आपको अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप बच्चों के सामने कैसा बोल रहे हैं, कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, किस भाषा, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, अब यह कुल मिलाकर बंधुरा का सिद्धांत बताता है कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, जो केवल बाहरी उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं तक सीमित नहीं होती। यानी जो बच्चों का सीखना होता है, वह केवल बाहरी चीज़ों पर ताल्लुकात नहीं रखता, जबकि वह आंतरिक चीज़ों से भी ताल्लुकात रखता है। जैसे स्मृति हुआ, उनके शिक्षा का उनको कैसी शिक्षा दी जा रही है, उनका कैसा अनुभव है, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, उनका व्यवहार कैसा, वह कैसा अनुभव कर रहे हैं, वह किन चीज़ों को समझ रहे हैं, साथ ही वह किस चीज़ का अनुकरण कर रहे हैं, वह क्या चीज़ देख रहे हैं मीडिया में, मोबाइल फ़ोन में, ये सभी चीज़ें ताल्लुकात रखती हैं। इसमें सामाजिक संदर्भ, दूसरों का अवलोकन और व्यक्ति के अपने विश्वास और विचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, बच्चों को यदि स्वयं पर विश्वास है कि वह जीवन में अच्छा करेंगे, तो वह जीवन में अच्छा कर लेंगे। लेकिन यदि कुछ-कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, उनके ऊपर डिप्रेशन और तनाव और इमोशन डैमेज जैसी अन्य समस्याएँ भी रहती हैं और जब वह सोचते हैं कि मैं जीवन में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाऊँगा, तो वह जीवन में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो यह सब चीज़ें आपके सभी चीज़ें बच्चों पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो अगले पार्ट में हम एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि मैंने कैसा पढ़ाया है और मैं अपने पढ़ाने में और क्या सुधार कर सकूँ जिससे मैं आपको और अच्छा पढ़ा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे अब पढ़ने के बाद।